अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, हमारा मुल्क किडनी फेलियर में दुनिया में 8वें नंबर पर आता है और हेपेटाइटिस में हमारा नंबर पहला है। इसकी वजूहात आलूदा पानी, कम पानी पीना, तली हुई अशिया का अंधाधुंध इस्तेमाल वगैरह है। हमारे मुल्क में सैकड़ों जो लोग हैं वो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हर साल भारत जाते थे और हुकूमत का तकरीबन हर साल 3 से 4 अरब इस पर खर्च होता था। मगर हमने ये पैसा ना सिर्फ बचाया बल्कि अपने मुल्क के अंदर ही एक बैनुल-अक़वामी सतह का हस्पताल कायम किया जो जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर PKLI की। नाज़रीन, आज हम PKLI में ही मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि ये हस्पताल दूसरे हस्पताल से किस तरह से मुख्तलिफ है और यहाँ पे किस किस्म की जो है सहूलियात दी जा रही हैं। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर सईद अख्तर साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं PKLI के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको डॉक्टर साहब के बारे में बताती चलूँ कि इन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के लिए। अपनी बिरोने मुल्क में भारी तनहा और बड़ा ओहदा छोड़कर पाकिस्तान आए, सिर्फ पाकिस्तान के तिब के शोबे की तरक्की के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो PKLI बनाने का ख्वाब था वो किस तरह से देखा गया, शुरू किस तरह से हुआ, फिर उसको अंजाम से तक किस तरह से पहुंचाया? सबसे पहले तो नाजरीन को ये बताइए। देखिए, जब मैं अमेरिका में रहता था तो बहुत से वाक़यात ऐसे हुए जिन्होंने मुझे ये सोचने में मजबूर किया कि क्यों हम अच्छे अदारे पाकिस्तान में नहीं बना सकते। और आपको शायद ये बात पता हो कि जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स अमेरिका में हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशंस पे हैं और बड़े बड़े अदारे चला रहे हैं। तो मैं ये भी देखता था कि जब ये काम हम यहाँ कर सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं किया जा सकता। तो इसकी इब्तिदा ऐसी हुई कि न्यूयॉर्क में जहाँ मैं काम करता था वहाँ पे एक हाई वॉल्यूम सेंटर में बहुत अच्छी हार्ट की सर्जरी होती थी। ये बैक इन 85 की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में इतनी सहूलतें नहीं थी। तो एक पेशेंट को मैंने हेल्प किया सर्जरी कराने में। तो एक दिन शाम का वक्त था, तो वो मैं गुज़र रहा था, तो वो रो रहे थे दोनों मियाँ बीवी। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि अंकल कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है? तो कहने लगे घर याद आ रहा है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेडिकल साइड की एक सोशल नीड भी होती है। सिर्फ जिसके पास पैसे हैं वो बाहर आके इलाज करा ले, लेकिन वो बच्चों को मिस करते हैं, अपनी फैमिली को मिस करते हैं, खाना सही नहीं मिलता। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थॉट कि नहीं, ये अदारे पाकिस्तान में इस किस्म के अदारे बनने चाहिए जो हाई एंड प्रोसीजर्स दे सके। फिर अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अमेरिका के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में काम करने की। तो मैं वहाँ पे सिस्टम्स देखता था, तो मुझे ये ख्याल आता था कि ये तो हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। तो ये वो जज्बा था जो मुझे पाकिस्तान लेके आया विद अ विजन कि हम दो काम करें कि एक इतना हाई एंड अदारे बनाएं कि हमारे लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, और उसमें ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करें कि जिससे कि बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट प्रिवेंशन, बेस्ट इलाज, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट रिसर्च की जा सके। पाकिस्तान आने के बाद जो एक और डायमेंशन उसमें ऐड हुआ, वो मैंने देखा कि यहाँ पे बेतहाशा गुर्बत है और बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं इलाज ना होने की वजह से या इलाज में डिले की वजह से। तो वो फिर एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया। और मैंने ये बात कई हज़ार मरतबा की है कि बीमारी एज इट इज़ अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इम्तहान है, लेकिन जब ये बीमारी और गुर्बत ये एक ऐसी डेडली कॉम्बिनेशन है कि अल्लाह ताला किसी को इतनी मुसीबत में ना डाले। तो ये PKLI बनाने के दो फंडामेंटल पर्पस थे। एक ये कि एक आला तरीन अदारा बनाया जाए जो दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन को मैच कर सके, अपनी सहूलियात, अपनी कैपेबिलिटी, अपने सिस्टम्स और अपने इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट के लिहाज से। और दूसरा ये कि कोई गरीब इसलिए ना मरे एटलीस्ट इस फील्ड में कि उसके पास पैसे नहीं थे। तो ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल थे जो कि मोटिवेशन फैक्टर्स थे मेरे लिए,
जिसने PKI बनाने में हमारी मदद की। अच्छा डॉक्टर साहब, अमेरिका में रहते हुए भी, वहाँ पे एक लग्जरियस लाइफ जीते हुए भी हर तरह की सहूलत आपके पास थी, फिर भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हर वक्त जो भी आप वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी देखते थे मेडिकल के हवाले से, आपको पाकिस्तान का ख्याल आता था कि पाकिस्तान में भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए। एक मोटिवेशन थी आपके लिए, आपके पास कि ये पाकिस्तान में भी करना है, लेकिन इस मोटिवेशन को सर्च करने के लिए, इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए वो किस तरह से फिर हुआ? देखिए, फिर वो ऐसा होता है ना कि लाइफ में इंसान की कुछ मादी ज़रूरियात होती हैं जो हर इंसान की हैं। आप एक अच्छी तालीम हासिल कर ली, फिर एक अच्छी नौकरी लग गई, फिर अच्छी सैलरी आना शुरू हो गई, फिर आपने गाड़ी ले ली, और बड़ी गाड़ी ले ली, और बड़ी गाड़ी ले ली, घर ले लिया, फिर उसके बाद आदमी सोचता है एंड देन व्हाट, इवन के जहाज़ भी ले लिया, इवन जहाज़ भी ले लिया, तो फिर आप कहते हैं कि बस यही ज़िंदगी है। तो फिर जो ये हायर गोल्स हैं कि नहीं, हमें इस दुनिया में मरने से पहले कोई ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे कि दुनिया फ़ायदा उठाए। अब आप देखें कि कितने अरबपति करोड़पति लोग हैं जिनके आप नाम भी आपको नहीं जानते, बिल्कुल। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसी खत्ते में आप देख लें, गंगा राम और ये वो लोग थे जो एक लेगेसी छोड़ गए, इर्रिस्पेक्टिव उनका क्या रिलीजन था या क्या, इंसानियत के लिए कुछ कर गए। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में, और देखिए हमारा तो सोच का मंबा कुरान और सुन्नत है, और कुरान ने इस बात को बहुत कैटेगोरिकली एम्फसाइज़ किया है कि जिसने एक आदमी की जान बचाई उसने गोया सारी इंसानियत की जान बचाई। जो खैरुन्नास बन यनफउन्नास, बेस्ट अमंग्स यू आर द पीपल जो कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो बोथ पर्सपेक्टिव से, यानी सोशल पर्सपेक्टिव से भी और दीनी पर्सपेक्टिव से भी, ये मैं समझता हूँ इससे बढ़ के कोई नेकी का काम नहीं हो सकता। देखिए, हम अपनी फील्ड में देखते हैं कैसे एक बाप आता है और वो मर जाता है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, ना खाना ना पीना ना तालीम, ज़िंदगी बहुत तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। लेकिन हमारा विजन ये है कि अगर वही बाप, उसको ट्रीटमेंट मिल जाए और वो ठीक हो जाए और अपने बच्चों को फीड कर सके, उनके सर पे साया दे सके, उनकी तालीम, तो पूरी एक फैमिली, तो आपने एक आदमी की जान नहीं बचाई, आपने एक पूरी फैमिली को डिज़ास्टर से बचा लिया। तो ये यानी हर फील्ड में, इवन इंडिविजुअल को खाना खिलाना एक बहुत बड़ी नेकी का काम है। लेकिन यहाँ तो हम जो काम हम करते हैं, और देखिए एक और चीज़ याद रखिए, ये जो बीमारी है ना, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत डेडली इम्तहान होता है इंसान का, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, इर्रिस्पेक्टिव। आपके घर में कोई बीमार हो जाए, रात को सो नहीं सकता इंसान, तो आपने एक लोगों को उससे निकाल दिया है, उस तकलीफ़ से, तो इससे बेहतर क्या काम हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपको जानते हैं, जो लोग आपके करीब हैं, वो जानते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो इंसानियत के लिए जीते हैं, इंसानियत के लिए सांस लेते हैं, लेकिन माजी में जो आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया गया उससे दिल बर्दाश्त नहीं हुए। दिल बर्दाश्त होने की उसमें कोई चीज़ नहीं थी ना। देखिए, आपका अपना माइंड और ज़मीर सबसे बड़ा जज होता है। तो वो बदकिस्मती थी इस मुल्क की, हमें उसने बहुत पीछे डाल दिया। लेकिन अगर मैंने ज़िंदगी में एक सबक जो बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है कि आप हमेशा, अगर आपका ज़मीर मुतमईन है, तो नथिंग मैटर्स। देखिए, इसकी जो मिसाल है वो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है ना, वो बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए। हर बुरे लम्हात में, मक्का में पैदा हुए, सारी उम्र वहीं गुजारी, लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे। जैसे उन्होंने नबूवत का दावा किया, लोगों ने उनको क्या नहीं किया उनके साथ, ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि आपको अच्छा काम करेंगे तो आज़माइशें आएंगी, सो बी इट, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, आप उसमें साबित कदम रहें, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से दूध को दूध, पानी का पानी कर दिया, और हमें कोई शिकायत भी नहीं इसके ऊपर। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी फेथ की बात होती है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो ये चीज़ें कोई डिटर नहीं करती इंसान। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ख्वाब देखा, एक इनिशिएटिव लिया, आज वो ख्वाब सच भी हो गया, वहाँ पे हम बैठ के बात भी कर रहे हैं, तो आगे PKI के हवाले से क्या इरादा रखते हैं? देखिए, PKI को मैं अभी लास्ट वीक भी अपने स्टाफ से बात कर रहा था कि जो एक्चुअली हमारा PKI का ख्वाब है वो 100 साल के बाद पूरा होगा। अच्छा। हाँ, हम नहीं होंगे, विच इज़ ओके, लेकिन हम वो बुनियादें रख रहे हैं जो आज, और चूँकि मैंने ऐसे अदारे देखे, जैसे मैंने हार्वर्ड में कुछ टाइम गुजारा, अब 500 साल पुराना अदारा, लेकिन वो एक पत्थर पे दूसरा पत्थर, फिर तीसरा पत्थर, एक बिल्डिंग, एक सिस्टम बनता गया। येल 400 साल का पुराना अदारा, इसी तरह ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये जितने भी बड़े अदारे बने, ये एक दिन में नहीं बने। तो हमारा काम ये है कि हम अपने सिस्टम को बना जाएं, एक बुनियाद रख जाएं, एक सही फुटिंग पे उस पर डाल जाएं, फिर आने वाली नस्लें इसको लेके और आगे से बेहतर करती चली जाएंगी।
तो इसी तरह अदारे बनते हैं पूरी दुनिया में। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है ना, वही एक्चुअली नेशन बिल्डिंग है। अगर कौमें जो बनी है ना, वो अदारों की बुनियाद पे बनी है। जितनी बड़ी कौमें हैं, जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, उन सब की जो कॉमन थीम है कि वो दे वर एबल टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस। वो हर तरह के इंस्टीट्यूशन, चाहे वो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो है ना, वो किसी कौम का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लाहौर के अलावा भी कहीं PKLI बनाने का रखते हैं इरादा? तो देखिए, अभी हमारा इरादा ये है कि और अगेन भी 100 साल की बात करता हूँ ना, वो इसी रेफरेंस में कर रहा हूँ कि जैसे अभी हमने PKLI रावलपिंडी की बुनियाद डाली। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारी परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं कहा कि वहाँ पे एक अदारा है पिंडी में, आप उसको ले लें। हमने उसको ले लिया। अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में हम उसको इसी फुटिंग पे बनाएंगे कि इवेंचुअली लोगों को पिंडी या उस रीजन से लाहौर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए, गरीब को आप अगर जितने क्लोज टू डोर स्टेप सहूलियात देंगे, उतना ही उसको फ़ायदा होगा। तो जब ये बात हो रही थी तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि उसका नाम PKLI नॉर्थ होना चाहिए, क्योंकि ये हम सेंटर में। मैंने कहा नहीं, उसका नाम हम PKLI रावलपिंडी रखेंगे, क्योंकि हम हो सकता है कल को पेशावर में एक PKLI बनाए, हम हो सकता है बलूचिस्तान में एक PKLI बनाए। तो लिहाजा हम उसको सिर्फ नॉर्थ साउथ से नहीं, हम उसको PKLI रावलपिंडी, PKLI पेशावर, PKLI सक्खर, PKLI कोयटा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हमारा विजन ये, देखिए जो काम अभी हम कर रहे हैं ना, ये इसका सबसे मुश्किल पार्ट है। बुनियाद बनाना, सिस्टम्स को बनाना, उसको रेप्लिकेट करना बहुत आसान है। जैसे अभी हम रावलपिंडी बना रहे हैं, तो सारे हमारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं। ठीक है। तो हमने जो अभी 6 साल जो कुर्बानी दे के इस अदारे को बनाया है, वो उसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है। आप सोच नहीं सकते, 20-20 घंटे लोगों ने काम किया, तब वो सिस्टम्स बने। तो अब वो जब हम पिंडी का बना रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारे सिस्टम्स इन प्लेस हैं। अब उनको वहाँ रेप्लिकेट करना है, तो वो रिलेटिवली हर जगह सिस्टम बन चुका है, उसको टू पुट इन प्लेस बहुत आसान है। अच्छा कितने टाइम में आपको लगता है कि काम बन जाएगा दूसरे वाला प्रोजेक्ट? आई थिंक विद इन अ ईयर हम बिल्कुल फुली फंक्शनल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा 2018 में इस PKLI लाहौर की, अब मैं कहूँगी लाहौर की क्योंकि अब रावलपिंडी वाला भी बनने जा रहा है, बुनियाद रखी है आपने। और जो गुर्दे का ट्रांसप्लांट होता है वो एक पेचीदा ट्रांसप्लांट होता है, तो अब तक कितने कामयाब रहे, कितने मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब रहे और क्या रिस्पॉन्स रहा? तो बहुत अच्छा, अल्लाह का बड़ा एहसान है। चूँकि देखिए, हमारा जो फंडामेंटल पर्पज़ है वो न सिर्फ सर्जरीज करना है, बल्कि उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना है। और आपने देख लिया होगा अदारे के अंदर जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो हमने बिल्कुल उस तरह से बनाए हैं जैसे कि वेस्ट में, UK में या USA में है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम क्लोज टू 1300-1400 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। अभी हमने लास्ट ईयर सेलिब्रेट किए थे 1000 ट्रांसप्लांट्स। तकरीबन अब 1400 के करीब ट्रांसप्लांट्स हमारे हो चुके हैं विद एक्सीलेंट रिजल्ट। जो कि वेस्ट का जो डेटा है, ऑब्वियसली इस दुनिया में किसी भी जगह पे हर ट्रांसप्लांट कामयाब नहीं होता। तो जो टिपिकल किडनी में 1 ईयर जो पेशेंट सर्वाइवल है, वो तकरीबन 98% है, जो हमारा भी है। और इसी तरह ग्राफ्ट सर्वाइवल 95-96% है, जो हमारा भी है। इसी तरह लिवर के नंबर्स हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो बहुत कंपेटिटिव मैच करते हैं इंटरनेशनल नंबर्स को। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि इसका इलाज पाकिस्तान में क्यों देर बाद शुरू किया गया? देखिए, ये एक तो विजन की कमी और एक रिसोर्सेज की कमी। फिर किसी को असल में ये जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, ये पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं। तो अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब सपोर्ट ना करते, तो मैं शायद वो ख्वाब दिल में लेके मर जाता। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ हो गई। इसी तरह ना जाने कितने लोगों के दिल में इस तरह के ख्वाब होंगे जो कि नहीं पूरे हो पाए। तो ये तो जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, उनको ये फैसले करने पड़ेंगे कि हमने अपने हेल्थ केयर में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करनी है। और अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट यहाँ मैं देखता हूँ कि हमें पूरी सपोर्ट हासिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो गुर्दों की बीमारियाँ क्या बच्चों में भी पाई जाती हैं? और अगर पाई जाती है तो उनकी क्या वजूहत हैं? बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो बच्चों में भी पाई जाती हैं, बड़ों में भी पाई जाती हैं। कुछ बीमारियाँ जो बच्चों में होती हैं बाय बर्थ गुर्दों की बीमारियाँ होती हैं, जो कि बहुत 95% केसेस में अगर उनकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए, जो नहीं हो पाती हमारे सिस्टम में। हम देखते हैं बच्चे बहुत लेट आते हैं जब वो ऑलरेडी गुर्दा लूज़ कर चुके होते हैं या गुर्दा लूज़ करने के नज़दीक आ चुके हैं। क्योंकि नॉर्मली लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस के अलावा सहूलियात भी नहीं है। क्योंकि देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं।
और मैं ये जो हमने PKLI से पहले मैंने शिफा हॉस्पिटल में जो एक गरीबों के लिए अदारा बनाया था, पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट, जिसको बेस बना के चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा कि आप आइए और इसमें लिवर को भी ऐड करें। तो वो PKI से, उस अदारे का नाम पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट या PKI, जो अब तक तकरीबन 1,72,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर चुका है इस्लामाबाद में। तो ये PKLI जो वहाँ पे जो PKI में जो मेरा, चूँकि मैं मरीज़ों से फर्स्ट हैंड डील करता था और अक्सर जब मरीज़ मेरे पास बहुत लेट आते थे तो मैं उनसे पूछा था कि इतनी देर से क्यों आए आप। तो जो वाहिद कॉमन जवाब था सबका वो ये कि जी हमने तो इस बच्चे को कहाँ नहीं लेके गए, मगर जस्ट हमारे पास पैसे नहीं थे, लिहाजा बच्चे का इलाज नहीं हो गया। तो ये वो मेरी मोटिवेशन थी कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला से प्रॉमिस किया कि कोई बच्चा इसलिए नहीं मरना चाहिए कि उसके पास पैसे ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है इस अदारे में 80% लोग हम जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट या एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट करें। सिर्फ 20% पेइंग पेशेंट्स हैं हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो डॉक्टर्स हैं उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फंड्स हम जनरेट कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ हम ला सकते हैं, मशीनरी हम ला सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का रोल नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम पाकिस्तान में इस तरह के डॉक्टर्स इन फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, मुस्तकबिल के लिए, कि वो यहाँ से पढ़ें और इसी शोबे में जो है वो काम करें आगे, या अभी भी हमें पाकिस्तान से बाहर से ही डॉक्टर मंगवाने पड़ेंगे? देखिए, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया, और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हमारा जो फंडामेंटल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है वो एजुकेशन है। और चूँकि हमारी फील्ड में वो जो एजुकेशन होती है वो पेशेंट पे दी जाती है, लिहाजा हमें मरीज़ भी देखते हैं, सर्जरीज भी करते हैं, उसी पे एजुकेशन चल रही होती है। तो ये हमारा डे 1 से कॉन्सेप्ट का हिस्सा था कि 10 सालों में हम सैकड़ों ऐसे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे जिससे आप दसियों PKLI बना सकते हैं। और इसके लिए भी हम जब शुरू हुआ तो मैं अपने ख़र्चे पे 4 दफ़ा अमेरिका, 4 दफ़ा इंग्लैंड और 3 दफ़ा मिडल ईस्ट गया, और जाके मैंने लोगों से मिन्नत समाजित की कि भाई पाकिस्तान वापस आओ, और बहुत अच्छा रिस्पांस था लोगों का। और 30 डॉक्टरों ने ज्वाइन भी कर लिया बाहर से। फिर जब वो मिस एडवेंचर हुआ तो 17 लोग छोड़ के चले गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हम, तो आपके जवाब ये है कि इस वक्त हम हर फील्ड में बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। फेलोशिप प्रोग्राम है, रेजिडेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में हमारे पास इतनी ज़बरदस्त ह्यूमन रिसोर्स होगी कि हमें बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी जो यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं वो पाकिस्तान से भी कुछ हायर किए गए हैं? ये भी कहा जाता है कि PKLI में जितने डॉक्टर्स हैं वो सारे पाकिस्तान से बाहर से ही आए हैं। देखिए, हमारी कंडीशन अच्छा डॉक्टर है, पाकिस्तान और बाहर की बात नहीं। पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बात कही थी कि यहाँ पे जो भी डॉक्टर होगा सिफारशी भर्तियाँ नहीं होंगी, कोई भी भर्ती सिफारशी बिल्कुल नहीं। तो अभी भी उस चीज़ पे बिल्कुल उस पर हम 200% कायम है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिफारिश वाला कल्चर है ना, किसी भी अदारे को तबाह करना है ना, तो वहाँ पे आप एक सिफारिशी भर्ती कर दें वो अदारे को तबाह कर देगा। तो हमारा माइंड बहुत क्लियर है, इस पर हमने बिल्कुल अपना पाँव रखा हुआ है, और किसी भी हालत में, और इसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी हम हायर करें, और पाकिस्तान में बेतहाशा अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं। फिर अभी इवन अब हमें 6 साल हुए, अभी रिसेंटली हमने कुछ डॉक्टरों को हायर किया जो हमने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे। तो हमारी अपनी अब वो फसल उगना शुरू हो गई है। PKLI यूनिवर्सिटी पे भी काम चल रहा है, और इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में वो ड्रीम वो थोड़ा सा डिले हो गया। अगर वो 2018 में ही वो काम हो जाता हमारा, तो अब तक यूनिवर्सिटी फुली फंक्शनल होती। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी होगी वो क्या इसी स्पेसिफिकली PKLI के प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करेगी, मतलब लीवर और किडनी पे, या ओवरऑल? ओवरऑल देखिए इस तरह से समझें कि जैसे अमेरिका की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है MIT या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब MIT जो है ना वो एक ब्रांड नेम बन गया है। अब वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं सिखाते, उनके यहाँ लॉ हर चीज़ है। इसी तरह PKLI हमारा विजन ये है कि एक यूनिवर्सिटी का नाम बन जाएगा, एक ब्रांड नेम, फिर उसमें सारी फैकल्टीज हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, PKLI में रोबोटिक सर्जरी भी की जाती है। नॉर्मली पाकिस्तान में इसका ट्रेंड नहीं है, तो लोगों को इससे आगाही भी नहीं है। सबसे पहले तो बताएं कि रोबोटिक सर्जरी क्या है और इस पर एक्सपेंस कितना आ रहा है? तो देखिए, चूँकि PKLI के विजन और मिशन का ये हिस्सा था कि हमने कटिंग एज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। तो मेडिसिन की फील्ड में लास्ट 20-25 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है कि कम से कम ओपन किया जाए मरीज़ को, कम से कम काटा जाए। अच्छा। ताकि मरीज़ को दर्द भी कम हो, उसकी रिकवरी भी जल्दी हो, और सर्जरी के बाद वो जल्दी घर जाए। तो उसमें पहले एक की होल सर्जरी आई जिसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं, वो हम फुल फ्लेज कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर उसकी जो फाइनल फिर वो और रिफाइन होती चली गई।
अब उसकी जो फाइनल वर्जन है वो रोबोटिक सर्जरी है, जिसमें कि सर्जन वहीं कमरे में बैठा होता है, लेकिन एक और ये बच्चे आपको दिखा देंगे, चाहें तो आप उसके रोबोट की पिक्चर भी ले सकते हैं और सर्जरी करते हुए भी दिखा उसकी क्लिप आप ले सकते हैं। तो उसमें वो जो वहाँ वो बैठ के पेशेंट वहाँ पे है और लेटा हुआ है और उसके पेट में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन उसको जो हिला रहा है वो मेज़ पे बैठ के हिला रहा है। तो माशाल्लाह दिस इज़ चूँकि हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया भर में कम्पीट करें लोगों से, तो ये इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, लेकिन चूँकि हमारे विजन का ये हिस्सा है और मिशन का ये हिस्सा है कि हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। तो जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, पंजाब में ये पहली रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई है, ठीक है ना। सिंध में 1-2 अदारों में है, इंडिया में 91 रोबोट्स हैं, ठीक है। अमेरिका में बहुत यूरोलॉजी की फील्ड में 90% सर्जरी होती ही रोबोट से। तो हम अभी वहाँ तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हम उस तरह बढ़ेंगे, शुरू करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, उस पर बच्चों को ट्रेन करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो वो सिलसिला हमने शुरू। अच्छा, ये तो होगी रोबोटिक सर्जरी। इसके अलावा कहा जाता है, सब जानते हैं कि PKLI इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे इलाज होता है, इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है PKLI की, या कौन सी ऐसा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है आपका जो बाकी अस्पतालों से मुख्तलिफ बनाता है? देखिए, हमारा जो सबसे बड़ी सक्सेस है ना, वो हमारे सिस्टम्स है। PKLI में किसी से सिफारिश लड़ाने की ज़रूरत नहीं। एक दफ़ा पेशेंट आ गया, ये मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रोजेक्ट भी करें और लोगों को बताएं भी। हमने वो सिफारिश के कल्चर को ख़त्म कर दिया। एक पेशेंट है, वो आता है, उसको जिगर की बीमारी है। अब आम अस्पतालों में लोग सिफारिशें लड़ाते हैं कि ये कर दो, वो कर दो। हमारे वो सिस्टम में आएगा, खुद रजिस्टर करेगा, अगर उसके पास पैसे हैं तो पे कर देगा, उसके पास पैसे नहीं है तो हमारा फाइनेंशियल स्क्रीनर उसको स्क्रीन करके सिस्टम में डाल देगा। उसको फिर सिस्टम खुद उसको टेक ओवर करके आगे लेके चलेगा। उसको बीच में किसी लंग स्पेशलिस्ट की मदद की ज़रूरत है, वो लंग स्पेशलिस्ट वाला आके देखेगा। उसको हार्ट स्पेशलिस्ट की मदद है, वो हार्ट स्पेशलिस्ट। ये वो सिस्टम्स हैं जो USA में और UK में फुली मैच्योर फॉर्म में है। ये हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि हमने वो सिस्टम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी हम, मैं नहीं कहूँगा कि अभी हम 100% उसमें कामयाब हो गए, मगर तकरीबन 90% उसमें कामयाब हो गए कि वो सिस्टम्स बन गए हैं। तो अब लिहाजा तो जो केयर में जो क्वालिटी है, अच्छा अब मैं और हर आदमी क्लेम करता है जी हम बहुत आला क्वालिटी दे रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ तो वो तो अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाली बात है। तो समबडी हैज़ टू से कि नहीं, जो PKLI में जो क्वालिटी है वो अच्छी है। तो उसका जो जज है वो एक इंटरनेशनल अदारा है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, JCI। तो हमने ये अदारा बना ही JCI के प्रिंसिपल पे है, जो दुनिया में जाके अदारों को देखती है और जो सिर्फ हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है उनको सर्टिफाई करती है। तो अब हमने अब तक सारे सिस्टम्स JCI के हिसाब से बनाए हैं, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में 4 से 6 महीने में हम JCI को बुला के, अब उसके लिए हमने पैसा भी खर्च कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि कोई आदमी बाहर से हमें थर्ड पार्टी वैलिडेशन दे कि नहीं आप एक्चुअली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। वो मेरे कहने से नहीं होगा, वो एक थर्ड पार्टी इंटरनेशनल पार्टी आगे कहेगी कि नहीं आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा करें। तो दिस इज़ हाउ वी बिलीव कि ये सिस्टम्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने हमें बताया कि किसी किस्म की सिफारिश यहाँ पे नहीं चलती, चाहे इलाज की हो, चाहे किसी भी किस्म की नौकरी की भर्ती की हो। तो इसके साथ साथ मैं पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मरीज़ इलाज करवाने आते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, उनसे फिर चार्ज किया जाता है या उनका भी फ्री ऑफ? तो मैंने बताया नहीं, जो आदमी आके हमें बताता है ये मैं पे कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई बताता है कि मैं पे कर सकता हूँ? हाँ बता नहीं बिल्कुल बताते हैं। ऐसे देखिए, पाकिस्तानियों को लोग पता नहीं बहुत बुरा समझते हैं, पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं। तो जो आदमी पे कर सकता है वो कहता है जी मैं पे कर सकता हूँ, वो इस लाइन में आ जाता है। जो नहीं पे कर सकता वो इस लाइन में आ जाता है, उसकी स्क्रीनिंग हो जाती है। इवेंचुअली जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसको नहीं पता कि इसमें कौन पे कर सकता है या कौन नहीं पे कर सकता। हमने वो मतलब जब इलाज होता है वो इक्वल लेवल का, एग्जैक्टली द सेम। मैं कह रहा हूँ ना कि डॉक्टर को उसकी कोई लाइन अलग उसकी लाइन अलग नहीं है। वो लाइन सिर्फ इनिशियल स्क्रीनिंग में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की हद तक, वो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक दफ़ा वो सिस्टम के अंदर आ गया तो मैं फर्स्ट किया ट्रीटिंग डॉक्टर हूँ, मेरे पास एक मरीज़ आया है तो मुझे नहीं पता कि ये पेइंग पेशेंट है, तो हमने सिस्टम ये रखा है कि हम अपने डॉक्टर्स को, ताकि वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, सेम पे करेंगे दोनों मरीज़ों के लिए। तो डॉक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पेइंग है या नॉन पेइंग पेशेंट है। बाहर अदारों में यही तो होता है कि जो पेइंग आ गया वो उसने पकड़ लिया या अपने क्लिनिक में बुला लिया, जो नॉन पेइंग पेशेंट है उसको 6 महीने की लाइन दे दी।
हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं। अच्छा, उसके बाद उसकी जो ट्रांसप्लांट है या जो भी इलाज है उसकी उसी टाइम पे बारी आएगी जब नॉर्मल, जब उसकी बारी आएगी। हाँ, और क्यू में चल रहा है, क्यू में चल रहा है, और उसमें बहुत दफ़ा जो पेइंग पेशेंट हैं वो बहुत पीछे होते हैं, तो वो पीछे होते हैं, और जो नॉन पेइंग पेशेंट्स हैं वो आगे, वो क्यू इस तरह से चलती है जो कि मेडिकल बेस पे, ठीक है, कि उसकी मेडिकल नीड क्या है उसके हिसाब से, जिसको पहले ज़रूरत है, जिसको पहले ज़रूरत। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अभी भी बॉडी पार्ट्स की खरीदो फरोख्त की मार्केट है, ब्लैक मार्केट बहुत ज़्यादा है, और हम उसकी 20 साल से उसके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, और इसी मार्केट की वजह से कुछ वो अंडरग्राउंड हो गई है, लेकिन इसी मार्केट की वजह से जो ट्रांसप्लांट में जो डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें किसी आदमी की ब्रेन डेथ हो जाती है, जिसके जिगर गुर्दे लेके 11 लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं, वो अभी तक पॉपुलराइज नहीं हुआ। तो PKLI इज़ अ फ्रंट लाइन प्लेयर उस ऑर्गन ट्रेड के ख़िलाफ़ जिहाद करने के अंदर, और वो सिस्टम डेवलप करने के अंदर। आपको पता है कि USA में तकरीबन 45% जो ट्रांसप्लांट्स हैं वो डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट्स हैं, और जो लिवर के हैं वो ऑलमोस्ट 90% जो हैं वो आज़ा उन लोगों से लिए जाते हैं जिनकी ब्रेन डेथ हो गई। तो इसीलिए जैसे मसलन मेरी फैमिली में कोई डोनर नहीं है, तो पाकिस्तान में हमारे पास कोई रास्ता नहीं है उसकी मदद करने का। अमेरिका वगैरह में, इंग्लैंड में उनके लिए ये एक पूल है डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट का, जो ब्रेन डेथ की वजह से किसी को गुर्दा लग गया, किसी को जिगर लग गया, किसी को हार्ट लग गया, और ये गिफ्ट ऑफ लाइफ कहलाती है, और ना इस्लाम इसमें मना करता है, ना शरीयत इसमें मना करती है। बस हमारे यहाँ चूँकि ये ऑर्गन सेलर्स, चूँकि इन्होंने एक मार्केट बनाई हुई है, लोग कहते हैं हमारा काम उधर हो जाता है तो क्यों हम उसकी तरफ तवज्जो दें। मगर अब गवर्नमेंट ने भी इस पर थोड़ा सा सख्ती की है, और तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बेहतर। अच्छा, एक ये भी ट्रेंड है, जैसे आप भी बता रहे हैं कि मरने से पहले वसीयत कर दी जाती है कि जी मेरे बाद मेरी आंखें डोनेट कर दी जाएं, मेरे बाद मेरे गुर्दे दिल डोनेट कर दिए। ये अवेयरनेस यहाँ पे आवाम को नहीं है। पाकिस्तान में अभी तक लोग इस चीज़ पे नहीं चल रहे, क्योंकि जब इंसान की रूह निकल गई, जान निकल गई, तो जो हमारे अज़ा हैं अगर हम उनको डोनेट कर दें तो बहुत से ज़रूरतमंदों के काम आ जाए, और ये ब्लैक मार्केट का भी बहुत ज़्यादा, यही एग्जैक्टली मैं यही बात मैं कह रहा हूँ कि वो सिस्टम हो जाएगा ना, तो वो, मगर वो सिस्टम जब तक स्टेट सपोर्ट नहीं करेगी वो सिस्टम बन नहीं सकता। तो हम गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं कि आप इसको ऑन करें, सिस्टम को बनाने में, इम्प्लीमेंट तो हम करें, अवेयरनेस दें, उसमें सिस्टम बनाएं। जो लोग इलीगल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, अनएथिकल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आज़ा उनको सख्त सज़ा दें। हमारे यहाँ तो आपको याद होगा वो किसी डॉक्टर का स्कैंडल बना था कि वो गवर्नमेंट पकड़ा गया रंगे हाथों, कुछ दिनों के लिए जेल में रहा, फिर वो कुछ सिफारिश करके बाहर आ गया, और न सिर्फ बाहर आ गया बल्कि वो फिर सरकारी अस्पताल में उसने काम शुरू कर दिया। तो मतलब ये तो बिल्कुल जुल्म वाली बात है ना, इन चीज़ों को बड़ी सख्ती होनी चाहिए। मेडिकल एक्सपर्ट, किस तरह से आप समझते हैं कि इसको रोका जा सकता है अगर गवर्नमेंट कोऑपरेट करे, और कितने सालों में या कितनी मुद्दत में हम, देखिए बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। गवर्नमेंट अगर कोऑपरेट करे, गवर्नमेंट को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं उनको गाइड करने में कि वो सिस्टम कैसे बनाया जाए। उसका तरीका ये होगा कि एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी, मैं बता दूं कि सिस्टम कैसे काम करता है, और ब्यूटीफुल सिस्टम है, और हमें व्हील को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं। एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी, उसके पास जितने भी लोगों को लिवर की ज़रूरत है, जितने भी लोगों को गुर्दे की ज़रूरत है, वो उसमें उनका डेटाबेस आ जाता है। ठीक है, अब एक आदमी है, फ़र्ज़ किया लोधरा में उसके एक्सीडेंट हुआ, उसकी ब्रेन डेथ हो गई, उसकी फैमिली ने भी एग्री किया कि इसके ऑर्गन दिए, तो वो डेटाबेस से उसका ब्लड ग्रुप चेक होगा और मेडिकल चीज़ें चेक होंगी। उसे पता चलेगा कि जी इसका जो बेस्ट पॉसिबल लिवर का जो रिसिपिएंट है वो इस्लामाबाद में, जो किडनी का रिसिपिएंट है वो जो बाकी ममालिक में हो रहा है, बाकी ममालिक में हो रहा है। तो वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके तहत ये सारा काम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे लोग आते हैं कोई अपने ऑर्गन को डोनेट करने के लिए? बहुत लोग आते हैं। देखिए पाकिस्तान जो है ना बहुत अच्छा मुल्क है। ये जो हमें बार बार एक मिलता है ना सुनने को, लोगों को अगर सही गाइड कर दिया जाए। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमने जो पहला शिफा में अपना डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट किया, वो एक 21 साल का बच्चा था, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था, उसकी हेड इंजरी हुई, मैसिव इंजरी, बचने का कोई इम्कान नहीं थे, फाइनली उसकी ब्रेन डेथ हो गई। अच्छा, उसने किसी वक्त अपनी फैमिली को कहा हुआ था कि जी मेरे आज़ा डोनेट किए जाए। अब फैमिली ने इंसिस्ट किया कि नहीं, मेरे बच्चे ने ये कहा था, लिहाजा आप इसके ऑर्गन्स लें। तो हमने उसका एक ऑर्गन उसका कराची में लगाया, इस्लामाबाद में लगाया, दूसरा ऑर्गन हमने SIUT कराची भेज दिया। तो इस तरह दिस इज़ हाउ इंटरनेशनल सारे। अभी रिसेंटली हमने यहाँ पे एक लिवर, एक लबलबा, जो पहला पाकिस्तान में लबलबे का ट्रांसप्लांट हुआ, और एक किडनी लगाई यहाँ पे, और वो डोनर थे इस्लामाबाद में। उससे पहले एक और, फिर एक
हमने किया। दुबई में कोई किसी पाकिस्तानी का ब्रेन डेथ हुई, उसने वसीयत की थी, तो दुबई की गवर्नमेंट एक स्पेशल जेट में उसके ऑर्गन्स लेके यहाँ आई, जो कि हमारे यहाँ लगाए गए। तो मतलब ये कि हम PKLI एज ए लीडर इसमें काम करने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इसमें बहुत काम करना बाकी है। और इसमें जो आप लोगों का रोल जो है ना, मीडिया वालों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब तक आगाही नहीं होगी, लोगों को एजुकेट नहीं किया जाएगा, लोगों को बताया नहीं जाएगा, और इसमें इस्लाम भी कोई ममानियत नहीं करता। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, इजिप्ट, कुवैत, ईरान, हर जगह हो रहा है। तो मतलब लोगों ये, वो भी मुसलमान ही है, कोई काफिर तो नहीं है। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो आई डोंट थिंक इस्लाम की इसमें कोई रुकावट है। बस लोगों में ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि जैसे आप कह रही हैं कि अगर मेरे आज़ा इस्तेमाल हो जाए, तो यही बात हम भी कह रहे हैं कि बिल्कुल होने चाहिए, और गवर्नमेंट को इसमें मज़ीद आगे आगे हमें हेल्प करनी चाहिए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। इस वक्त हम PKLI हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और विज़िट जैसे कि हमने ब्रेक से पहले कहा था कि डॉक्टर साहब हमें करवाएंगे और बताएंगे कि ये हॉस्पिटल जो है बाकी हॉस्पिटल से किस तरह मुख्तलिफ है। जी डॉक्टर साहब। तो ये देखिए, हमारा जो इलाका है सारा, ये रेडियोलॉजी और इंटरनेशनल रेडियोलॉजी एक बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, जिसमें कि वो चीज़ें जो कि एक ज़माने में सिर्फ आप ओपन सर्जरी करके खून को रोक सकते थे, या कुछ स्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो जाता था तो दोबारा सर्जरी करनी पड़ती थी, वो एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक से मिनटों के अंदर यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो हमारा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, और अगर अभी आपको आगे चल के मशीनें दिखा देते हैं तो उसमें आपको नज़र आएगा कि ये सारी जो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है और उसके पीछे बड़े वेल ट्रेन्ड ब्रेन्स हैं, तो वो सारा अभी हम आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं। अब्दुल्ला सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये चेयरमैन हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब्दुल्ला साहब, थोड़ा सा इस डिपार्टमेंट के हवाले से हमें बताएं। हम वैसे तो लुक में देख सकते हैं कि माशाल्लाह बाहर के मुल्कों जैसा बड़ा खूबसूरत हॉस्पिटल बना है, लेकिन इसकी क्या ऐसी चीज़ है जो बाकी अस्पतालों में नहीं है? देखिए, इसमें हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न इक्विपमेंट है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए भी हमारे पास 2 CT स्कैनर्स हैं, एक मॉडर्न MRI स्कैनर है, 5 डिजिटल एक्सरे मशीन्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास 5 अल्ट्रासाउंड रूम्स हैं। हमारे पास इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जो कि रेडियोलॉजी की एक सब स्पेशलिस्ट ब्रांच है, उसमें हमारे पास 2 एंजियोग्राफी स्वीट्स हैं, और फिर एक अल्ट्रासाउंड इंटरवेंशन रूम है यहाँ पे, जिसमें हम मिनिमली इन्वेसिव तरीके से पेशेंट को कट लगाए बगैर कैंसर के इलाज से लेके बायोप्सी और ड्रेनेज के प्रोसीजर्स भी कर रहे होते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो पहले सर्जरी के साथ होती थी, अब हम वायर्स और कैस्टर्स के साथ विदाउट सर्जरी हम बहुत सी चीज़ें अचीव कर लेते हैं। और इसी को हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स करते हैं, और पेशेंट जो है सेम डे या नेक्स्ट डे घर चला जाता है। और उसके अलावा फिर उसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट का एक्सपीरियंस बेहतर होता है, कॉस्ट कम होती है, हेल्थ केयर की कॉस्ट कम होती है, और पेशेंट की सफरिंग जो है वो थोड़ी कम होती है। और इसके अलावा हम लोग बहुत सी चीज़ों में डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हम अचीव कर सकते हैं उसके। अच्छा, जैसे कि अभी अब्दुल्ला साहब ने बताया डॉक्टर साहब के पेशेंट सेम डे या उसके नेक्स्ट डे घर चला जाता है, तो नॉर्मली अगर इस तरह से हम ऑपरेशन ना करें, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें, तो फिर कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। देखिए, इसकी मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसको किडनी में ट्यूमर है और वो ब्लीड कर रहा है, तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि मैं उसको लेके आऊँ, उसकी सर्जरी करूँ, और उसके अंदर मतलब वो 4-5 दिन अस्पताल में रहेगा, 6-7 घंटे की सर्जरी होगी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जब हम उसी मरीज़ को इनके पास भेजते हैं, तो ये एक उसकी टांग में एक वो डाल के कैथेटर डाल के और उसकी रीनल आर्टरी में चले जाते हैं, और वहाँ पे कोई जेल और कोई कॉइल डाल देते हैं उसके अंदर। तो वो कॉइल जो है वो उसकी खून के दौरान को रोक देती है, तो वो ब्लीडिंग रुक जाती है उसकी। तो बहुत लोग ऐसे इसी तरह ट्रांसप्लांट के बाद
कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसमें कि कुछ रतूबतें आनी होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, तो वो मरीज़ बिल्कुल बहुत बीमार हो जाता है। तो उसका वाहिद तरीका ये है कि फिर दोबारा सर्जरी करें उसकी। मगर इनके पास जो टेक्निक्स हैं उसमें वो वायर डाल के और स्पेशल गैजेट्स डाल के वो रास्ता दोबारा खोल देते हैं, उसमें स्टेंट डाल देते हैं उसमें। तो ये जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है ये मॉडर्न मेडिसिन की बैकबोन है, और हमने बेतहाशा इस पे इन्वेस्ट किया है, इक्विपमेंट पे भी और ह्यूमन रिसोर्स पे भी, ताकि हम पाकिस्तान का बेस्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकें। अच्छा, इसमें एक और भी देखने वाली बात जो है वो ये है कि इससे जो मरीज़ है उसको पेन भी कम होता होगा और टाइम भी कम लगता है। टाइम भी कम होता है, पेन भी कम होता है, जान बच जाती है, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, अस्पताल का अंदर रुकने का ख़र्चा कम हो जाता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। इसको आप देख लें कि सारे जो मॉडर्न गैजेट्स हैं दुनिया में कहीं पे भी वो हमारे पास यहाँ पे हैं। यहाँ पे पेशेंट होता है, ये उसके साथ मॉनिटर है, ये साथ में उसके वेंटिलेटर है, वो सारे पंप्स हैं जिससे कि मुख्तलिफ़ दवाइयाँ क्रिटिकली इल पेशेंट को दी जाती हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इक्विपमेंट के लिहाज से और जो फिर हमारे पास बेस्ट ट्रेंड डॉक्टर्स हैं जो दुनिया से हम लेके आए हैं और पाकिस्तान से लेके आए हैं, जो कि ICU के क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, जो कि सारे ये ट्रांसप्लांट और कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी के पेशेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिव केयर में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ये बच्चे हमारे नर्सेज, ये बहुत वेल ट्रेंड बच्चे हैं सारे के सारे, जिनको हम जॉब पे भी ट्रेन करते हैं और ऑलरेडी कुछ ट्रेंड लोग हैं। तो एक हम, और अब जो हम अपना शुरू करें स्कूल ऑफ पैरामेडिक्स, तो उसमें ये जो क्रिटिकल केयर के अंदर जो नर्सेज होंगी और जो टेक्नीशियंस होंगे उनको भी हम यहाँ ट्रेन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरत है, ये बहुत शॉर्टेज है इस कमोडिटी की पाकिस्तान के। ये एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि जॉब के दौरान भी, ड्यूरिंग जॉब भी आप ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं। क्योंकि देखिए ये क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमने एक पाथवे ये भी बनाया हुआ है कि जो लोग ऑलरेडी नर्स हैं लेकिन उसका कभी क्रिटिकल केयर में कोई तजर्बा नहीं था, तो उसको ला के किसी के साथ लगाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो फिर खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक जो बहुत अच्छी बात लग रही है देखने की कि इतना अच्छा इक्विपमेंट है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे कोई फ्री इलाज करवा रहा है, चाहे कोई पैसे दे के इलाज करवा रहा है, हर किसी को एक ही लेवल की सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। अब देखें जितने पेशेंट्स आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, अब इनमें से जो सर्विस देने वाले लोग हैं, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, उसको ये भी नहीं पता कि इसने ये फ्री का पेशेंट है या ये पेइंग पेशेंट है, और कोई रीज़न नहीं है, उनका काम सर्विस देना है, वो उसी पे फोकस करेंगे। तो ये हमने वो फ़र्क ही ख़त्म कर दिया कि ये पेइंग पेशेंट है, इसकी बहुत इज़्ज़त करो या उसको बहुत मोहब्बत से पेश आओ, और ये बिल्कुल गरीब आदमी है तो इसकी इज़्ज़त करने की ज़रूरत है। हम बहुत इस पर सख्ती से नोटिस देते हैं, बहुत ज़्यादा हम इस पर बहुत सख्ती करते हैं कि मरीज़ के साथ किसी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेटरी सलूक ना किया जाए, जिसमें कि वो गरीब है तो उसको अच्छा ट्रीट ना किया जाए। अच्छा, इसमें ये भी बड़ा होता है कि डॉक्टर्स का नॉर्मली जो बिहेवियर है वो भी बहुत मैटर करता है, स्टाफ का जो बिहेवियर है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब बीमारी की हालत में इंसान होता है तो वैसे ही चिड़चिड़ा हुआ होता है या पेन में होता है, तो उसका जो मेडिसिन से भी ज़्यादा जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है उसके मूड को, वो है डॉक्टर का और नर्सेज का बिहेवियर इसके अंदर। और ये चीज़ हम प्रमोट करते हैं अपने कल्चर में कि मरीज़ से अखलाक से बात करनी है, अखलाक से बात करनी है, और हमने उसका एक बड़ा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, जिसमें कि हमें 24 घंटे कोई भी आदमी रिपोर्ट कर सकता है, उस रिपोर्ट पे फ़ौरन एक्शन होता है कि किसी ने अगर बदतमीज़ी से बात की है या अच्छे अखलाक से पेश नहीं आए या टाइम पे केयर नहीं मिली, मरीज़ को कोई शिकायत है। फिर बाज़ औक़ात मरीज़ को कुछ गैर ज़रूरी शिकायतें भी होती हैं जो कि जायज़ भी नहीं होती, तो उसको फिर प्यार से काउंसल करके हम समझा देते हैं कि नहीं, ये चीज़ें ठीक हो रही हैं और ये स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो रहा है। अभी PKLI के डायलिसिस यूनिट में हम मौजूद हैं। ये वार्ड है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीछे डायलिसिस चल रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, अकबर अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इधर का डायलिसिस का हेड नर्स हूँ और लास्ट 6 ईयर से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तो हमारे डायलिसिस के जो है तकरीबन 37 बेड यहाँ पे हैं और 27 जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। तो पर डे जो है हमारे तकरीबन 150 पेशेंट जो है पर डे हम मतलब डायलिसिस करते हैं, और मतलब एडवांस केयर जो हम प्रोवाइड करते हैं। और हमारे जो यहाँ के डॉक्टर है, नर्सेज है, सारे ट्रेन है, बहुत अच्छा मतलब वो मैनेज करते हैं इनका। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नॉर्मली हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, पब्लिक की तो बात ना करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो गांव के गांव और देहातों के देहात आए होते हैं, बाहर कंबल बिछा के, धरियाँ बिछा के सोए होते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जाएँ तो वहाँ पे भी 7 अटेंडेंट्स आए होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने नॉर्मली ऊपर भी अभी आपके साथ विजिट किया तो वहाँ पे अटेंडेंट्स नहीं थे, बल्कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वही उनकी केयर कर रहा था। तो इसकी क्या वजह है? यही देखें,
यही अच्छी क्वालिटी केयर है कि चूँकि हम ये देखना चाहते हैं कि देखिए हम जो टाइम होता है उस पर अटेंडेंट्स को अलाउ करते हैं कि आके अपने लव्ड वन को विज़िट करें, लेकिन हम अगर ये अलाउ कर दें तो वो फिर पूरा एक फ़ौज आ जाए, उससे फिर सारी हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ वो सारी फिर ज़ीरो हो जाएंगी। तो हमने उस पर बड़ी सख्ती की है कि जो अपने सिस्टम्स हैं उसको हम मेंटेन करें। अब मिसाल के तौर पे आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप ऑपरेटिंग रूम में जाएं, लेकिन वो जब तक चेंज नहीं करके आप नहीं जा सकते उसके अंदर, मैं भी नहीं जा सकता उसके अंदर, हालांकि मैं यहाँ का को हेड करता हूँ। तो चूँकि हमने वो पॉलिसीज़ बनाई है ना, तो उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो ये सारी पॉलिसीज़ का मकसद लोगों को तकलीफ़ देना नहीं है, इनका मकसद ये है कि लोगों को सहूलत देना और इलाज को बेहतर करना, क्वालिटी ऑफ इलाज को बेहतर करना। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के एंड पे थोड़ा सा लोगों को भी अवेयरनेस दे दें कि जो आजकल गुर्दों की बीमारी में इजाफा होता जा रहा है, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, गुर्दों की बीमारी तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, फैसिलिटीज़ कम हैं, डायग्नोसिस होती नहीं, फिर हमारे यहाँ पानी की कंटेमिनेशन, बहुत ज़्यादा गर्मी है, डिहाइड्रेशन होती है, स्टोन्स बनते हैं। फिर जो बीमारियाँ होती हैं उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाती, तो बाय द टाइम मरीज़ हम तक पहुँचता है वो गुर्दा जो कि बचाया जा सकता था वो फेल हो चुका होता है, या वो जिगर जो बचाया जा सकता था वो फेल हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें जो चाहिए इसमें अगेन मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, लोगों को एजुकेट करना। अभी आप देख रहे थे कि हमने अच्छी ग़िज़ा के बारे में एजुकेशन देने की कोशिश की है, जगह जगह पे लगी हुई हैं जी। इसी तरह हम लोगों को मुख्तलिफ सेमिनार, सिम्पोजिया, कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि इसी तरह हमारी टीम बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है हेपेटाइटिस की प्रिवेंशन में, ताकि जिगर के कैंसर ही ना हो। अगर हेपेटाइटिस को बहुत अर्ली आप ट्रीट कर लें तो वो जिगर का कैंसर जो है वो बच सकता है उसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग आपको देख रहे हैं प्रोग्राम में एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है। ये तो एक अदारा है, ऐसे आप 20 भी अदारे बना लें तो भी कम है, चूँकि वॉल्यूम बर्डन ऑफ डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। लिहाजा हमें चाहिए कि पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में मिल के हम अच्छे से अच्छे अदारे बनाएं, उसमें गरीब को भी अकोमोडेट करें, क्वालिटी को मेंटेन करें। मतलब मेडिसिन को सिर्फ पैसा बनाने का और ओवरनाइट रिच बनने का ज़रिया ना बनाइए, जो कि एक बिज़नेस करें ज़रूर। देखिए, चूँकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, देखिए उसमें जो लालच का एलिमेंट है वो ज़रा कम कर लें उसके अंदर, और उसमें जो यानी इंसानियत के एलिमेंट को थोड़ा सा सामने ले आइए। तो आप, मैं नहीं चाहता कि आप बिज़नेस ज़रूर करें, क्योंकि एक प्राइवेट इन्वेस्टर पैसा लगाएगा तो बिज़नेस बनाएगा, लेकिन ये नहीं कि आप आज रात ही सारे पैसे बना लें। तो एक थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर इरफान साहब से, इरफान इधर आ जाए ज़रा, और ब्रीफली ज़रा जो हमारा रिसर्च का जो हम डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, डॉक्टर इरफान साहब को हमने हायर किया था, चूँकि PKLI के विजन में एक बहुत बड़ा विजन उसके रिसर्च का डिपार्टमेंट बनाना था। तो अभी रिसेंटली ये यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन से तशरीफ़ लाए हैं और हमारे यहाँ ज्वाइन किया है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगी तो बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारे विज़न का एक हिस्सा था। तो ये आपको बताएंगे इरफान साहब के क्या इनका विज़न क्या है। अच्छा, इस वक्त डॉक्टर साहब, मैं ये भी बात यहाँ पे ज़रूर करूँगी कि जो रिसर्च है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की उस तरह से नहीं मानी जाती, या उस तरह से उसको नहीं सराहा जाता। अभी तक रिसर्च का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान का उस तरह से नहीं है, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं और उस कल्चर को चेंज करने के लिए काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि किस तरह से ये कल्चर चेंज होगा? मैंने अपने मतलब पिछले 25 साल UK में गुजारे, और मैं बहुत एक्टिवली वहाँ पे रिसर्च में इन्वॉल्व था। अच्छा, रिसर्च किसी भी हेल्थ सिस्टम का एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है, उसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी सीखते हैं हम वेस्ट की मेडिसिन से सीखते हैं, लेकिन हमारे मरीज़ मुख्तलिफ हैं, हमारी पॉपुलेशन मुख्तलिफ है, हमारा जेनेटिक मेकअप भी डिफरेंट है, हम जेनेटिकली डिफरेंट है वेस्टर्न पॉपुलेशन से। तो हम वेस्टर्न पॉपुलेशन की ट्रीटमेंट को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, उसी तरह मनोवैन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए रिसर्च कई वजह से ज़रूरी है। एक तो यह है कि हम वेस्ट के फॉलोअर्स ना हों, हम अपनी फील्ड में ख़ुद भी चीज़ों को लेके आएँ, पहले अपनी बीमारी को समझें, फिर उसके लिए बीमारियों का जो इलाज है वो ढूंढें और अपनी पॉपुलेशन को फ़ायदा पहुंचाएं। अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो हर बड़े अस्पताल के साथ रिसर्च के डिपार्टमेंट मौजूद है, रिसर्च हर एक के लिए करनी कंपलसरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। जो अब PKLI की विज़न है ये, और ये बहुत फ्यूचरिस्टिक विज़न है कि हम वो एक बेस बना दें कि यहाँ से हमारे साइंटिस्ट बन सकें और हम वो नई इजादात कर सकें ताकि पाकिस्तान का नाम आगे जा सके। अभी तक हमारा पाकिस्तान का नाम मेडिकल की रिसर्च में बहुत पीछे है, तो हम उस चीज़ को पुश करना चाहते हैं, और हमारी मैनेजमेंट की और बोर्ड की विज़न जो है वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है।
और हमें वो पूरी फैसिलिटीज़ दे रही है कि हम रिसर्च को आगे बढ़ाएं। बहुत इसमें शुक्रिया। एक और बात मैं कहूँगा, ऐड करूँगा कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं ना, तो रिसर्च का मतलब सिर्फ पेपर छापना नहीं है। हम आगे चल के अपनी दवाइयाँ बनाएंगे, अपनी वैक्सीन्स बनाएंगे और वो चीज़ें करेंगे जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकती हैं। तो रिसर्च अब वो उस तरह की रिसर्च नहीं है कि बस आपने कुछ कर लिया और डेटा ऑडिट कर दिया और पेपर छाप दिया और अप्रूव कर लिया। तो हमें उस तरफ जाना है। और ये जो टीम हम बिल्ड करें, इंग्लैंड से लोग आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, तो हमारी टीम अब बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता साल 2 साल में हम मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत आगे जा चुके होंगे।